मेरे प्यारे दर्शकों को दीपक चौरसिया का नमस्कार। मैं एक बार फिर से हाजिर हूं न्यूज नेशन पर आपके सबसे पसंदीदा डिबेट शो देश की बहस के साथ। अटक से लेकर कटक और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक देश में जो सबसे बड़ा मुद्दा होता है उसमें हम आपकी राय जानकर चुनते हैं देश की बहस का विषय। बहस की दशा और दिशा भी आपके माध्यम से तय होती है। यही नहीं, शो में आप और हमारे एक्सपर्ट पैनल मंच को साझा करते हैं और देश में हो रही सबसे बड़ी हलचल पर बेबाकी से अपनी बात रखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं देश की बहस हमारे मेहमानों और माननीय जनता के साथ। आज आपने देश की बहस का जो मुद्दा तय किया है वो है आतंक पर भारत फ्रांस के साथ, तो भारतीय मुसलमान खिलाफ क्यों? इसे 88% लोगों ने वोट देकर देश की बहस का मुद्दा बनाना चाहा है। आतंकवाद पूरी दुनिया के लिए नासूर बनता जा रहा है और कट्टरता के हमले से लुलुआन फ्रांस अपने जख्म भरने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मुस्लिम देशों समेत भारत में भी कुछ ताकतें भड़काऊ एजेंडे को हवा देने की फिराक में हैं। कोलकाता में मुस्लिम समुदाय के लोग फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के खिलाफ जहर उगलते दिखे तो फ्रांस के मामले पर दारुल उलूम देवबंद की जुबान भी खुल रही है और दारुल उलूम देवबंद ने कहा है कि भारत सरकार का समर्थन कर 20 करोड़ मुसलमानों को आहत किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, क्योंकि उन्होंने इस मसले पर इमैनुअल मैक्रो यानी फ्रांस के राष्ट्रपति का समर्थन किया है। सवाल उठता है कि क्या देवबंद इस तरह की बात कहकर कहीं कट्टरपंथ की जड़ें तो और मजबूत नहीं कर रहा, क्योंकि वो खुद जिहाद पर अपनी गलत शिक्षा के जरिए लोगों को भड़काने का काम करता आया है। यह आरोप उस पर बार बार लगा है। यही नहीं, यहां से निकले छात्र आतंकवाद से भी जुड़े और आतंकी संगठनों से भी सांठगांठ के आरोप लगे हैं। जब पूरी दुनिया आतंक का शिकार हो रही है तो देवबंद की कट्टरपंथी सोच कहीं आतंकवाद को बढ़ावा तो नहीं दे रही? क्या कट्टरपंथ की आग में भारत को भी जलाने की साजिश तो नहीं हो रही है? फ्रांस के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन कोलकाता की सड़कों पर मुस्लिम समुदाय का है। आतंकवाद के खिलाफ नहीं बल्कि फ्रांस के राष्ट्रपति के खिलाफ। जबकि फ्रांस समेत पूरी दुनिया आतंकवाद का दंश झेल रही है और आतंकवाद की लड़ाई में भारत हर उस देश के साथ खड़ा है जो आतंकवाद झेल रहा है। लेकिन दारुल उलूम देवबंद अलग ही राग अलाप रहा है और फ्रांस के खिलाफ होने की बात कह रहा है। फ्रांस में जो तौहीन रसालत का मामला सामने आया है वो निहायत तकलीफदेह है और उससे हिंदुस्तानी नहीं दुनिया के तमाम मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंची है। इसलिए दारुल उलूम देवबंद ने आज इस पर अपने सख्त रद्द अमल का इज़हार किया है और दारुल उलूम देवबंद के मोहतमिम मौलाना मुफ्ती अबुल कासिम नोमानी ने अपने प्रेस नोट के जरिए, अखबारात के जरिए हुकूमत हिंद से मुतालबा किया है कि वो भी इस सिलसिले में अपना एहतजाज फ्रांस हुकूमत के सामने दर्ज कराए और हिंदुस्तानी मुसलमानों के जज्बात की तर्जुमानी करे। दरअसल भारत ने फ्रांस और ऑस्ट्रिया में हुए आतंकी हमले पर दुख जताते हुए आतंकवाद से लड़ने की बात कही थी। लेकिन दारुल उलूम देवबंद के मोहतमीम मौलाना मुफ्ती अबुल कासिम नोमानी बनारसी ने केंद्र सरकार से अफसोस जताते हुए कहा है कि भारत सरकार फ्रांस की निंदा करे। उन्हें अफसोस है कि भारत ने फ्रांस का समर्थन क्यों किया। साथ ही ये भी कहा कि भारत के 20 करोड़ मुसलमानों को इससे ठेस पहुंची है। फ्रांस और ऑस्ट्रिया समेत दुनिया के कई हिस्सों में जिहाद के नाम पर आतंकवाद फैला हुआ है, लेकिन दारुल उलूम देवबंद की इस चिट्ठी पर सवाल खड़े होते हैं। अगर ऐसी संस्थाएं जो आज माननीय प्रधानमंत्री को पत्र भेज रही हैं, उससे पहले अगर काश उन्होंने अपने वहाँ के लोगों को कह दिया होता, एक फतवा जारी कर दिया होता कि तुम अतिवाद मत मचाओ, इस्लाम के नाम पर गला मत रेतो, पैगंबर मोहम्मद साहब के नाम पर लोगों की जान मत लो और आतंकवादी संगठन इस्लाम और पैगंबर मोहम्मद साहब के नाम से मत चलाओ, तो आज ये नौबत नहीं आती। दारुल उलूम पर आतंकवाद से मुकाबला करने संबंधी वीरप्पा मोइली की रिपोर्ट में देवबंद के उलेमाओं के रिश्ते आतंकवादी मसूद अजहर से होने की बात सामने आ चुकी है। यही नहीं, देवबंद का पीएफआई, सिमी जैसे संगठनों और आतंकवादियों से भी नाम जुड़ चुका है। देश की बहस में चर्चा है कि अगर भारत आतंकवाद और कट्टरवाद के खिलाफ अपना रुख रखता है तो भारतीय मुसलमानों को ये किस तरह का पैगाम दिया जा रहा है? क्या देवबंद का ये रवैया आतंकवाद को कुचलने की बजाय बढ़ावा नहीं दे रहा? और देश की बहस में हमारा आज का सवाल इसी से जुड़ा हुआ है।
क्या देवबंद देश में मुस्लिम कट्टरपंथ को बढ़ावा दे रहा है? आप शो के दौरान इस मुद्दे पर अपनी राय हाँ या ना में, क्योंकि यही हमारा फॉर्मेट है, हमारी वेबसाइट पर दे सकते हैं। आप हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसे डाउनलोड करना बेहद आसान है। हमारे ट्विटर हैंडल पर जा सकते हैं, हमारे फेसबुक पेज पर जा सकते हैं। और फिर मैं एक बार अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं, देश की बहस इकलौता ऐसा शो है जो अपने दर्शकों को शामिल करता है। इसीलिए मैं बार बार ये व्हाट्सएप नंबर आपको देता हूं 9711002266, जिस पर आप ये कह सकते हैं कि हाँ, हम इस शो में शामिल होना चाहते हैं। कई बार लोग मुझे फोन करते हैं, बार बार फोन करते हैं। ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। आप एक वीडियो बनाइए, इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप कर दीजिए। हम वादा करते हैं कि हम आपको शो में जरूर शामिल करेंगे। और अगर आपके पास मेरा नंबर है तो व्हाट्सएप कर दीजिए कि मैंने व्हाट्सएप कर दिया 9711002266 पर। सीधे चलता हूं मेरे सबसे बड़े पैनल के साथ। आज एक इंटरनेशनल पैनल जुड़ रहा है। तारिक फतेह साहब, जाने माने लेखक और साथ ही साथ एक बहुत बड़े कॉलमिस्ट हैं, बहुत लिखते हैं इस्लामी कट्टरपंथ के बारे में, वो भी मेरे साथ होंगे। गुरु प्रकाश, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, वो मेरे साथ पटना से जुड़े हुए हैं। मेरे साथ असगर खान साहब है, जो कि एक पॉलिटिकल एनालिस्ट है, वो एडवोकेट है और पॉलिटिकल एनालिस्ट है, मुंबई से जुड़े हुए हैं। मौलाना साजिद रशीदी, प्रेसिडेंट है ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के, वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। एहतेशाम हाशमी साहब, पॉलिटिकल एनालिस्ट और एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट के, वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। क्या सर आपको नहीं लगता कि देवबंद जब ये कह रहा है, इसका मतलब देवबंद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच के साथ नहीं है, वो इस्लाम की उसी कट्टरपंथी सोच के साथ है जो कैरिकेचर या कार्टून बनाने पर गला काट देती है? क्या समर्थन करेंगे आप ऐसे में देवबंद का? हाशमी जी। जी देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस्लाम एक पीस का संदेश देता है, अमन और शांति का संदेश देता है। देखा सर फ्रांस में गला कैसा काटा, बहुत शांति का संदेश मिला। जब गर्दन रेती गई और खून निकला ना, तो उससे शांति बह रही थी। एहतेशाम हाशमी साहब, जब गर्दन रेती गई और उससे खून बह रहा था, तो उससे शांति बह रही थी इस्लाम की। देखिए ऐसा है, देखिए दीपक भाई साहब, मुझे बोलने का मौका दीजिए। करीब 50 ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बैन करी हैं, जो कि मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। लेकिन आप लोग प्री डिसाइडेड एजेंडे से अगर बात करेंगे, मैं आपको 50 ऑर्गेनाइजेशन के नाम बता सकता हूं। सर, मैं दुनिया भर के मुसलमानों में जो कट्टरपंथ घुसता जा रहा है उसकी बात कर रहा हूं। गवर्नमेंट ऑफ आपसे आम पूछो, आप इमली में जवाब देते हैं। फ्रांस में गला मैंने नहीं काटा, फ्रांस में गला आपके उन मुस्लिम भाइयों ने काटा जो 50 कट्टरपंथी संगठनों से नहीं निकले हुए हैं। कट्टरपन की बात सिर्फ एक रिलीजन के साथ नहीं होगी। सर, गला कट्टे किसने देखा? जब वो ऐसी कोई बात होगी तो वो भी डिस्कस किया जाएगा। हाशमी जी, वो भी डिस्कस किया जाएगा। ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स है, नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा है, लिबरेशन साबित क्या करना चाहते हैं? ये तो बैंड ऑर्गेनाइजेशन है। आप तो कटोरा लेकर भीख मांगने गए थे फ्रांस में, शरणार्थी बना लो, बाद में गला काटने लगे। आप तो कटोरा लेकर भीख मांगने गए थे फ्रांस से कि शरणार्थी बना लो, आज गला काट रहे हैं वहां पर। देखिए, बड़ी मानवता है आपने, बड़ी इंसानियत है। कितने पीस का रिलीजन है आपका? शायद जानकारी आपके पास ज्यादा होगी। अगर आपको कायदे से बहस करनी है, आप सवाल पूछे, उसका जवाब आपको मिलेगा। लेकिन आप कट्टरपंथ, इस्लामिक आतंकवाद, जिहादी, इनसे ऊपर उठ के बात करिए। आप भी अगर संघियों के जैसे बात करेंगे तो आपको पत्रकारिता शायद छोड़नी ये बात मैं नहीं कर रहा हूं, ये बात इमैनुअल मैक्रो भी कर रहे हैं, जो बाइडेन भी कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप भी कर रहे हैं। यही बात हिंदुस्तान के सबसे बड़े पत्रकार हैं। सर, मैं यही सवाल तो आपसे पूछ रहा हूं, गला काटने का समर्थन भारतीय मुसलमान क्यों कर रहे हैं? इसका कोई सीधा जवाब नहीं है आपके पास। आपने कहा इस्लाम पीस का, आपने कहा इस्लाम पीस का धर्म है, मैंने माना। डोनाल्ड ट्रंप से और पाकिस्तान से मतलब होगा, हिंदुस्तान के मुसलमानों को डोनाल्ड ट्रंप से और पाकिस्तान से कोई मतलब नहीं है, हमें हिंदुस्तान से मतलब है। आपको मतलब है ना फ्रांस में जो गला काट रहा है, तभी तो ये प्रदर्शन हो रहे हैं। कोलकाता की गलियों में क्यों उतरे हुए हैं लोग? गला काटने वालों के समर्थन में क्यों उतरे हुए हैं, बता दीजिए ना। गला काटने वालों के समर्थन में क्यों उतरे हुए हैं? और जब गला काटा जा रहा था और खून बह रहा था तो उससे शांति झलक रही थी। आपने कहा ना इस्लाम शांति का मजहब है, तो गला काटने से जो खून निकला ना, उससे शांति बह रही थी। हाशमी साहब, जो हुई है उसको रोकने के लिए उतरे हैं। इस्लाम धर्म किसी हिंसा को अप्रूव नहीं करता है। इस्लाम रिलीजन, तो गला क्यों काटा, यही तो पूछ रहा हूँ सर। FIR लिखा देते, FIR लिखा देते, कोर्ट में शिकायत करते, फ्रांस के कानून के हिसाब से बात करते। अगर कुरान पढ़ते तो उस तरह की बात नहीं करते आप। मैं आऊंगा अभी देवबंद कुरान में क्या क्या पढ़ा रहा है, मेरे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस हैं। मुझे ये बता दीजिए, अगर शांति प्रिय रिलीजन है आपका तो गला क्यों काटा? मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दे दीजिए। और
हाशमी साहब का फोन कट गया, लेकिन इसी सवाल के जवाब के लिए मैं तारिक फतेह साहब के साथ चलता हूं। तारिक फतेह साहब, बड़ा शांति का रिलीजन है, यहां सिर्फ गला काटा जाता है, और जो खून निकलता है ना गला काटने से, जब आदमी तड़पता है तो उससे शांति टपकती है। यह है कट्टरपंथियों का इस्लाम। दारा शिखों की भी गर्दन काटी थी, अपने बाप के सामने ले आए थे मुसलमानों के सबसे टॉप हीरो जो हैं औरंगजेब साहब। इमाम हुसैन की भी गर्दन काटी थी, वो तो पैगंबर की औलादों में से थे। जब उन्होंने पनाह सिंध में आके ली तो वहां फौज मोहम्मद बिन कासिम के भेजी कि इनको पकड़ के लेके आओ, इनको हिंदुओं ने पनाह कैसे दे दी मुसलमानों को। तो ये जो लोग हिंदुस्तान में ये अमन की बात और कहते कुरान में कुछ नहीं है, चक्कर सारा ये कि इनकी कोई आइडेंटिटी नहीं है। ये ना तीनों में ना तेरों में वाला हिसाब है, ना ये हिंदुस्तानी है, ना ये तुर्की हैं, ना ये अरबी हैं। पूरी दुनिया के मुसलमानों को पता है कि वो कौन है, इंडोनेशियन है, अरब है, ईरानी है, तुर्की। ये जो सब कॉन्टिनेंट के हैं, जो तैमूर के साथ आए थे लूट मार करने, जो उनके बच गए, या हमारे जैसे जो कन्वर्ट हुए थे हिंदुइज्म से इस्लाम में, ये हमारा ये मसला है कि हम दिल में नफरत रख के जबान पे बात वो करते हैं कि बड़ी अच्छी, तो आदतन झूठे हो गए। यानी 50,000 मस्जिदों में हर जुम्मे को दुआ मांगी जाती कि या खुदा कौमुल काफरीन पे मुसलमान को फतह नसीब करे। अब कौन है कौमुल काफरीन? अरे हमको नहीं पता, बेवकूफ क्यों बनाते हो? क्यों मुसलमानों का बेड़ा गर्क किया हुआ है? कभी तो सच बोलें कि हाँ हमसे गलती हुई, हमने हिंदुस्तान में बहुत उजाड़ा है लोगों को, 1000 साल से हमने इमाम हुसैन की गर्दन काटी है, हमने 20,000 हिंदू लड़कियों को बेचा डमास्कस में जाके, ये मोहम्मद बिन कासिम, ये जिन्होंने सोमनाथ को 17 दफा तोड़ा, गजनवी, वो हमारा दुश्मन है। पहले इसका आप एक्सेप्ट करेंगे तो फिर आपको अगला कदम मिलेगा ना, कि जिन्होंने हमें पनाह दी हिंदुओं ने हिंदुस्तान में, उन्हीं के खिलाफ हम दुआ मांग रहे हैं और कह रहे हैं गजवा हिंद होगा और हनूद और यहूद को मार दिया जाएगा। ये हम तो मुसलमान हैं, हमें पता है। आपको बेवकूफ ये बना सकते हैं, हमें नहीं बना सकते। हमारे यहाँ बंगालियों को, 10 लाख बंगालियों को मुसलमानों ने गर्दन काट के उन्हें मार दिया। पूरे इंडिया में से एक मुसलमान खड़ा नहीं हुआ मुक्ति बाहिनी के लिए। पाकिस्तान में बलोचिस्तान के ऊपर खून रेजी हो रही, 50,000 बच्चे गायब हैं। इंडिया का एक मुसलमान पाकिस्तान एम्बेसी के बाहर जाके बताइए कि प्रोटेस्ट किया हो? कुछ नहीं। कुर्दिस्तान पे कब्जा तुर्की का है, कत्लेआम है। 5 लाख सीरिया में मुसलमानों ने मुसलमानों को मार दिया, और ये लगे हुए यहाँ पे कि अमन का मजहब है, प्यार मोहब्बत सिखाता है। ठीक है, यही सवाल मैं असगर खान साहब के पास लेकर जाना चाहता हूं। असगर खान साहब, क्यों कट्टरपंथ के नाम पर देवबंदी एक बार फिर देश के खिलाफ बातें कर रहे हैं? प्रधानमंत्री ने तो सिर्फ इस्लामिक आतंकवाद का विरोध किया, ये क्यों मान रहे हैं कि वो आपके धर्म के विरोध में बोल रहे हैं? और इमैनुअल मैक्रो ने यह कहीं नहीं कहा कि उनके किसी भी धर्म का वो अपमान सहन करेंगे उनके राष्ट्र में। उन्होंने ये कहा कि आतंकवाद है और इसका मैं विरोध करूंगा। अगर आप गला काट देंगे तो फिर अगला क्या करेगा? असगर साहब, ये सवाल आपसे है, क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? ठीक है, उनका ऑडियो कनेक्ट नहीं है। आप एक बार देख लीजिए, असगर खान साहब का ऑडियो कनेक्ट कर लीजिए, और प्लीज ये देख लिया करिए ना पैनल, प्लीज इसको इंश्योर करा करिए। आप कम से कम गेस्ट को ये तो बता दीजिए बोलना कैसे है वहां पर। मैं सीधे चलता हूं चैतन्य भट्ट साहब के पास, जबलपुर से मेरे साथ जुड़े हैं। असगर साहब, मैं आपके पास आऊंगा, मैंने आपका 2 मिनट इंतजार किया था, अब मैं जा रहा हूं जबलपुर। मेरे एक दर्शक चैतन्य भट्ट साहब मेरे साथ जुड़े हुए हैं। चैतन्य भट्ट साहब, क्या कहेंगे? क्या देवबंद का यह फतवा भारतीय सोच के खिलाफ नहीं है, या ये प्रोटेस्ट? नहीं, देखिए बिल्कुल दीपक जी, है तो निश्चित तौर पे बहुत ही खतरनाक बात है कि अगर इनका कोई इस तरह की बात कर रहा है कि आप 20 करोड़ मुसलमानों का
दिक्कत दे रहे हैं, तो ये तो गलत बात है। क्योंकि देखिए, आतंकवाद से तो पूरा देश, सारा देश परेशान है, सारा विश्व परेशान है। यूरोप देशों में भी इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, और अभी वियना में देख लें आप, फ्रांस में देख लें, तो इसका विरोध करना मुझे वो कहीं से उचित नहीं लगता। लेकिन ये बात भी सही है कि किसी भी धर्म के जो धर्मगुरु हैं या उनके भगवान माने जाते हैं, उनका भी इस तरह का कार्टून नहीं बनाना चाहिए, मेरा ऐसा सोचना है। लेकिन अगर कार्टून बना है तो उसके बाद आप किसी की हत्या कर दें या किसी का गला रेत दें, ये तो बिल्कुल गलत बात है। आप उसके लिए और भी तरीके हो सकते हैं, आप कोर्ट कचहरी कर सकते हैं। आपने कहा और भी तरीके हो सकते हैं। असगर खान साहब के पास जाता हूं। सर थोड़ा छोटा, हम स्पीच नहीं ले रहे, सीधे मैं चलता हूं वहां पर, सीधे चलता हूं असगर खान साहब के पास। असगर खान साहब, मुझे ये बताइए, क्या देवबंद ने जो कुछ किया है उसे आप राष्ट्र विरोधी मानते हैं? क्योंकि वो भारत के प्रधानमंत्री की सोच के खिलाफ बात कर रहे हैं। हाशमी साहब, आप जवाब दे दीजिए। आपने तो कहा था शांति प्रिय रिलीजन है, मैंने कहा गला काट देते हैं सर, खून से शांति निकलती है, उसके बाद गला काटने के बाद खून से शांति टपकती है। अब आवाज आ रही है सर, थोड़ी देर में आऊंगा आपके पास। देखिए दीपक भाई साहब, मुझे जवाब देने का टाइम दीजिएगा। देखिए दीपक भाई साहब, मुझे जवाब देने का आप टाइम दीजिएगा, पूरी ईमानदारी के साथ जवाब दूंगा आपको। आप लोग एक क्राइम को एक रिलीजन से जोड़ते हैं, ये पूरी तरह गलत है। सर, रिलीजन के नाम पर ही क्राइम हुआ है। आप क्यों कह रहे थे हाथरस की दलित की बेटी? रिलीजन के नाम पर ही क्राइम हुआ है। और सर, रिलीजन के नाम पर ही क्राइम हुआ है। कैसे वकील है सर? एक मिनट मेरी बात, मुझे सही लग रहा है, मदरसे से पढ़ के आए हैं। हिंदुस्तान से आज साबित कर दिया आप मदरसे से पढ़ के आए हैं। रिलीजन के नाम पर ही क्राइम हुआ है। और हजारों क्राइम का मोटिव क्या है? लाखों फ्रीडम फाइटर जो कि मुस्लिम रिलीजन से बिलोंग करते थे, उन्होंने अपनी जान दी है देश को आजाद कराने के लिए। ये फिर आप रिटोरिक ले आए, सर, आम का जवाब इमली नहीं हो सकता। एक एक्यूज को टारगेट करेंगे उसके रिलीजन की वजह से। नाथूराम गोडसे को आप क्या बोलेंगे बताइए? आतंकवादी, घटिया आतंकवादी जिसने महात्मा गांधी को मारा, उसी पर फंस जाइए आप सवाल का जवाब नहीं देंगे। सवाल का जवाब नहीं देंगे आप, सवाल का जवाब नहीं देंगे। ये जो गला काटा गया है, ये सिर्फ और सिर्फ मजहब के नाम पर काटा गया है। आपको समझ पड़ती है बात? मुसलमानों ने नाथूराम की वजह से कभी हिंदू भाइयों को कुछ नहीं कहा। ये फिर लेकिन आप, हाशमी साहब, कहां से वकालत पढ़ी है आपने? पक्का मदरसे से पढ़ी है। तारिक फतेह साहब, क्यों ये रिटोरिक पे चले जाते हैं? नाथूराम गोडसे, आरएसएस, फ्रांस में कौन सा आरएसएस वाला खड़ा था, इनसे पूछिए जरा। देखिए ये इंटेलेक्चुअल इनका आवाज कम करें। मुगलों पे चले जाते हैं। वहां जाऊंगा ना, आप ही तो फॉलो करते हैं। खामोश रहिए, बात को डिबेट में लाते हैं। देखिए भैया, और एक हिंदुस्तानी जो सच्चा हिंदुस्तानी है, जो ईमानदारी से अपना काम करता है, वतन परस्ती करता है, हिंदुस्तान से मोहब्बत करता है, उसे आप आतंकवादी बोलते हैं। और ऐसा पाकिस्तानी आके यहाँ पे बैठ के हिंदुस्तान के मुसलमानों को गाली देता है। हाशमी साहब, यहाँ पे सब लोगों का सम्मान है। आपका भी सम्मान है जो गला काटने का समर्थन करते हैं। आपका भी सम्मान है जो गला काटने का समर्थन करते हैं। प्लीज तारिक फतेह साहब को बोलने दीजिए। और असगर साहब, पहले ये समझ लीजिए, जवाब कब देना होता है, किसी के बीच में मत बोलिए। तारिक फतेह साहब, देखिए ये झूठ बोलने की जो आदत है, और इसमें इतना गलत बात हो गई है कि आप जो करें वो गोडसे को ले आते हैं बीच में। बात ये हो रही है कि आप मुसलमानों पे पाबंदी है कि वो अपने पैगंबर की तस्वीर ना बनाए। हम में से कोई नहीं बनाता। अरे भैया खामोश रहो, कहां बकबक कर रहे हो? गोडसे जैडिए, आपको दुश्मनी हिंदू से इतनी है कि आप मुझे गाली देते हुए कहते हैं कि मैं हिंदू हूं। कैन यू इमेजिन कि इनकी गाली जो है वो वर्ड हिंदू है, या उसके बावजूद ये वहीं रह के उसी किश्ती में सुराख कर रहे हैं, उसी के खिलाफ भोपाल में जुलूस निकाल रहे हैं, और हिंदुस्तान के खिलाफ। और इनका वो गांधी जी ने कहा था कि हर ट्रेन में एक मुसलमान दादागीर की तरह चलता है, बाकी सबको तड़ियां देता रहता है। इन्होंने अपने ऐसे में लिखा था ना कलकत्ता में कि ये हरकत नहीं गई है। ये अभी तक ये लोग यही समझ रहे हैं कि ये मुगल बादशाह हैं, और इनका पाकिस्तान आएगा, फौज कब्जा करेगा, और ये फिर बांके सारे लखनऊ, दिल्ली, बिहार के वहां घूमेंगे दिल्ली में, और हिंदुओं की ऐसी तैसी कर देंगे। ये इनकी बुनियादी सोच है। इनमें से कोई ऐसा नहीं है जो ये कहे कि अगर तस्वीर बनाने पर पाबंदी है, जो मैं मानता हूं, वो ना बनाए। आप ना बनाए तस्वीर।
आप अपना कानून किसी और पे नाफिज कर रहे हैं कि फ्रांस वाला ना बनाए। अरे तुम होते कौन हो? फ्रेंच रिपब्लिक, फ्रेंच रेवोल्यूशन की वजह से तो तुम्हारे मुल्क बने, वरना तुम तो बादशाहों के जूते पॉलिश करते थे। आली जा, आली जा। अरे भाई कुरान आपने नहीं पढ़ा, फ्रांस की भी खाते हो। अरे भैया कुरान नहीं पढ़ा, जाके कहीं और बात करें। कुरान आपने नहीं पढ़ा, ना पढ़ा ना समझा आपने, कहीं और बात करें आप। ना आपने पढ़ा ना समझा ना अमल किया। मदरसे में जाओ, ना अमल किया। आ रही है मदरसे में जाओ, लगता है देखिए बदबू आ रही है मदरसे में। अब मदरसे में इस्लाम सिखाया भाई, आप मदरसे में इंसान बन जाओ। मदरसे में जैसे जानवर वहां इंसान बनाए जाते हैं, मदरसे में तुम जैसे जानवरों को इंसान बनाया जाता है। यहाँ भीख की रोटी खा के यहाँ की बात कर रहे हो। फ्रांस से भी कुछ भीख मिलती होगी तुम्हें फ्रांस से भी भीख मिलती होगी, इसलिए और आतंकवादी का एक मदरसे से संबंध है। अर्शद साहब, नाम पढ़ो एक एक करके, नाम पढ़ो एक एक करके। जिस मदरसे को आप महान बता रहे हैं, हर आतंकवादी का एक मदरसे से संबंध है, ज्यादातर देवबंद वाले। अर्शद साहब नाम सुनेंगे? हिंदुस्तान का है, उसी में थूकते हो। जिस दिन तुम्हें रोटी भैया पड़ेंगे एक दिन, तुम अपना चरखा बदल दोगे। हाँ, अरे जूते तुम्हारे पड़ रहे हैं, बात कर रहे थे। अरे शर्म करो, जाओ वापस मदरसे में, अपनी उम्र की शर्म करो। भीख में अरे भैया उम्र की शर्म करो, तुम घर में हिंदू को गाली देते हो, इसलिए ऐसी बात तुम हर मस्जिद में पाकिस्तान से गाली निकाला देते हो, था, जूते मार के निकाला था ना, उन्होंने भीख देना बंद कर दी। क्या फ्रांस से भी भीख लेके आते हो? फ्रांस से भी बिल्कुल लेता हूं तुम्हारी। अरे भीख लेने की लेता हूं, यहाँ पे रह रहे हो, बिल्कुल लेता हूं, यहाँ पे 5 स्टार में लेता हूं, भीख में रोटी खाते हो तुम। तारिक फतेह साहब छोड़िए। अशरफ साहब, आप बार बार सवाल नहीं सुनते थे, मेरा सवाल सुनिए। व्यक्तिगत आरोप मत लगाइए किसी पर, आपकी घटिया सोच को दर्शाता है ये। सुनिए अब मेरा सवाल सुनिए। अर्शद साहब, अर्शद साहब सवाल सुनिए मेरा। अर्शद साहब किसी का ऑडियो नहीं, सिर्फ मेरा ऑडियो। अर्शद साहब, तारिक साहब 1 मिनट रुकिए। जैश ए मोहम्मद, जैश चीफ मसूद अजहर के साथ देवबंद के उलेमाओं के रिश्ते 2009 में वीरप्पा मोइली की रिपोर्ट में हुआ खुलासा। अर्शद साहब आप चिल्ला रहे हैं, आपका ऑडियो नहीं जा रहा है। आप चिल्ला रहे हैं, आपका ऑडियो नहीं जा रहा है। डिबेट के कुछ रूल्स होते हैं, सीख लीजिए पहले। लश्कर तैयबा, लश्कर प्रमुख हाफिज सईद के भी देवबंद से रिश्ते, लश्कर के कई आतंकियों के देवबंद में पढ़ने का खुलासा, यह डॉक्यूमेंटेड है। ISIS देवबंद पर ISIS आतंकियों से रिश्ते का आरोप है। मैं पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी दोनों देवबंद की बात कर रहा हूं। अल कायदा के दक्षिण एशिया इंचार्ज आतंकी असीम उमर का देवबंद से रिश्ता रहा है। दारुल उलूम देवबंद ने से स्नातक करने के बाद असीम उमर पाकिस्तान चला गया था। इंडियन मुजाहिदीन IM के आतंकी एजाज शेख का देवबंद से रिश्ता। एजाज शेख ने कहा था कि देवबंद में उसके 3 आतंकी साथी रह रहे हैं। 6ठे पॉइंट पर आइए। तालिबान संस्थापक मुल्ला उमर देवबंद को कॉन्सेंट की डोनेशन देता था। ये होता है मदरसों में। अगर आपको मदरसे की तालीम का पता चल जाए, दीपक चौरसिया, मेरा दावा है, अगर तुम्हें मदरसों की तालीम का पता चल जाए, अपने बच्चों को इंग्लिश स्कूल से उठा के आप पढ़े मदरसे में, आप पढ़े, चैलेंज देता हूं, अगर आप वकील हैं और मदरसे में पढ़े हैं, एक सर्टिफिकेट लाकर दिखाइए। चैलेंज देता हूं, 15 मिनट का वक्त देता हूं, बताइए कौन से मदरसे में पढ़े हैं। मैं अभी फोन लगाता हूं आप, आप सब लोग झूठ बोलते हैं। ये एहतशाम हाशमी भी उस दिन झूठ बोल रहे थे। मैं मदरसे में पढ़ा हूं, इनके क्लासमेट ने मुझे बताया कि इंग्लिश स्कूलों में पढ़े हुए हैं। ये कोई मदरसे में नहीं पढ़े। एहतशाम हाशमी जवाब दीजिए, वरना मैं आपके दोस्त को फोन लाइन पर लेता हूं। आपने ले रखा है क्या? को अलग कर दो। हमारे आपके दोस्त को फोन लाइन पर लूं? हाँ बताइए, मैं जवाब दूंगा। सवाल पूछिए ना। मैं पूछ रहा हूँ ना, आप कौन से मदरसे में पढ़े बताइए, मदरसे का नाम बताइए। दीपक भाई साहब सवाल पूछिए ना, इतना उछल उछल के पूछेंगे तो कैसे जवाब मिलेगा आपको? आराम से बैठ के पूछिए, पानी पी सर मैं जैसा हूँ ठीक हूँ, आप उस पर मत कमेंट करिए। मैं कुछ रहता हूँ अपने काम में। अब मेरी खुशी पे भी आप पाबंदी लगा दीजिए कि मत खुश होइए दीपक चौरसिया जी, मत हंसिए, मत एंकरिंग करिए, मत बोलिए। जवाब दीजिए ना, किस मदरसे में पढ़े हैं, नाम बता दीजिए, कहां पर है ये बता दीजिए। कल वेरीफाई कर लेंगे जाके हम लोग, सच बोला था झूठ, क्योंकि आपने मदरसे के बारे में झूठ बोला सिर्फ मदरसों को डिफेंड करने के लिए। दीपक भाई साहब सागर में मदरसा है,
तकिया मस्जिद के पास मदरसा है, सागर एक जगह है मध्य प्रदेश में, उस मदरसे में पढ़ा हूँ। आप आके वहाँ के इमाम 3 साल हर गर्मी की छुट्टी में सागर में खेला हूँ, मुझे एक एक चीज पता है आपके बारे में, मैं बोलना नहीं चाहता। सागर के उस मदरसे का नाम बता दीजिए, मैं अभी अपने सागर करेस्पॉन्डेंट को लेता हूँ लाइन पर। सागर के उस मदरसे का नाम बताइए आप। लेकिन बीजेपी के एजेंट की जैसे बिहेव करेंगे तो सर, मैं किसी का, मैं इस देश का एजेंट हूँ, मैं इस देश की सच्ची आवाज का जो गला काटने का विरोध करती है उसका एजेंट हूँ। आपने तो मैं चैलेंज करता हूँ, मैं चैलेंज करता हूँ, सागर के उस मदरसे का एक सर्टिफिकेट दिखा दीजिए, जर्नलिज्म छोड़ दूंगा। चैलेंज करिए, करिए, करिए। बोल रहा हूं मैं आपको, नाम बताइए सागर के मदरसे का, मेरा रिपोर्टर अभी जाएगा सागर से उस मदरसे में। डिग्री का सर्टिफिकेट दिखा दीजिए अभी। नाम बताइए, नाम बताइए मदरसे का, क्यों मदरसे को डिफेंड करने में झूठ बोलते हैं और बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। अभी दिखाइए आप। लॉयर है, लायर नहीं, आप लॉयर हैं, लायर नहीं। जिस देश से प्रधानमंत्री की डिग्री नहीं का पूछ पा रहे हैं आप प्रधानमंत्री की डिग्री पा रहे हैं। गुरु प्रकाश जी, सर उसको इस देश की 135 करोड़ जनता ने बहुमत से चुना है। आपको पता है हमारे यहाँ कितने इलिटरेट लोग मंत्री बनते हैं, सांसद बनते हैं, पता है आपको? 135 करोड़ उस व्यक्ति को 135 करोड़ लोगों ने बहुमत से चुना है। गुरु प्रकाश जी, बीजेपी को पूरे हिंदुस्तान ने क्या गला काटना, गुरु प्रकाश जी को ला रहा हूं, गुरु प्रकाश जी क्या गला काटना, बिल्कुल गलत बात, गला काटना सही है। और ये क्यों ये लोग, प्रधानमंत्री ने चूंकि फ्रांस का समर्थन कर दिया, हमारा मित्र राष्ट्र है, उसके खिलाफ जुलूस पर जुलूस, जुलूस पर जुलूस, जुलूस पर जुलूस निकाले जा रहे हैं। आपने अभी तक मदरसे का नाम नहीं बताया, सुनने का इंतजार कर रहा हूं, मेरा रिपोर्टर जाएगा, अगर भूल गए तो बता दीजिए मुझे। गुरु प्रकाश जी तब तक आप जवाब दीजिए। अरे आप भेजो ना, रिपोर्टर को भेजो, आप रिपोर्टर जहां। नहीं दीपक जी मैं गंभीरता पूर्वक तरीके से, दीपक जी मैं गंभीरता पूर्वक तरीके से पिछले आधे घंटे से सबके विचार सुन रहा था। मैं आपसे आग्रह करूंगा मुझे अनइंटरप्टेड बस 30 सेकंड का समय दे दिया जाए। फ्रांस को समझने के लिए फ्रेंच रेवोल्यूशन से आप प्रवक्ता हैं, ये बोलते ही आप अपने 20 सेकंड को कट कर देते हैं। देश में आइडेंटिटी न्यूट्रलिटी की बात हुई है, कभी भी धर्म विशेष के नहीं, जाति विशेष के नहीं, हमेशा वहाँ ऐसी बात हुई है कि एक फ्रेंच आइडेंटिटी पे बात हो। और बार बार जो कांग्रेस के विधायक इमरान मसूद आ जाते हैं, कांग्रेस के लोग प्रोटेस्ट करते हैं, क्या फ्रांस के हेड ऑफ द स्टेट को, क्या फ्रांसीसी राष्ट्रपति को जीरो टॉलरेंस कहने का अधिकार नहीं है? अब क्या कांग्रेस के इमरान मसूद ये तय करेंगे कि फ्रांस के राष्ट्रपति किस मुद्दे पे बात करें, किस मुद्दे पे बात ना करें? और बार बार इस्लामोफोबिया को, इस्लामिक कट्टरपंथ को जो लोग कंफ्यूज करने का प्रयास करते हैं, मैं उस पर भी प्रकाश डालना चाहता हूं। आज दुनिया भर में ऐसे थिंक टैंक्स हैं, ऐसे रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हैं जहां रेडिकल इस्लाम पे बात हो रही है, रेडिकल इस्लाम पे रिसर्च हो रहा है, और ये एक्सेप्टेड रियलिटी है, ये एक्सेप्टेड रियलिटी। देखिए मैं किसी के बीच में बोला नहीं, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि मुझे भी आप गंभीरता से बोलने का अवसर दें। आज पूरे दुनिया में जितने भी थिंक टैंक्स हैं, वो चाहे यूएस में या यूके में, वहां रेडिकल इस्लामिज्म पे बात हो रही है, शोध हो रहा है, लोगों ने एक्सेप्ट किया है, इसको एक्नॉलेज करना होगा दैट इट इज नाउ अ ग्लोबल थ्रेट। Then why are we running from it? और कोई भारत का, कांग्रेस का इमरान मसूद ये तय नहीं कर सकता है कि फ्रांस का राष्ट्रपति विरोध नहीं किया जब वहां गला रेत दिया गया, आपने तब विरोध किया जब फ्रांस का राष्ट्रपति ये कहता है। ये दोनों के करीब है, इसलिए दोनों की तारीफ कर रहे हैं। कंफ्यूज मत करियो, आरिफ मसूद है, इमरान मसूद उत्तर प्रदेश के, आरिफ मसूद भोपाल के। मैं सीधे चलता हूँ अपनी एक दर्शक मिताली कौर के पास और गुरु प्रकाश जी के बात का जवाब साजिद रशीदी जी से लूंगा। मिताली जी क्या कहेंगी इस पूरी विमर्श के बारे में? क्या भारतीय मुसलमानों को फ्रांस के खिलाफ खड़ा होना चाहिए जब भारत की सरकार उसका समर्थन कर रही है? वो हमारा मित्र राष्ट्र है और वो भी गला काट देने के मसले पर। सर सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि भारत ने जो भी फैसला लिया है फ्रांस के साथ रहने का, मैं उसके बिल्कुल साथ में हूँ, क्योंकि मेरा मानना ये है सर कि जैसे ये मुस्लिम और हिंदू की फाइट को लेकर के या ये कहा जा रहा है कि टेररिज्म मुस्लिम से रिलेटेड है, तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगी कि सबसे पहले ये कहना बहुत ही गलत होगा कि मुस्लिम कम्युनिटी टेररिस्ट से रिलेटेड है। टेररिस्ट का यहाँ पे कोई भी जात बाती नहीं होती, जो मेरा मानना है। और दूसरा मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि उनका कोई जात, कोई धर्म नहीं होता, वो धर्म की आड़ में टेररिस्ट बनते हैं और लोगों को ये बढ़ावा देते हैं कि अगर आप दूसरों को मारेंगे, नियतों को मारेंगे, आपको जन्नत प्राप्त होगी। ये बहुत ही गलत चीज है। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगी कि जो भी भारत ने फैसला लिया है फ्रांस के साथ, जो भी वो हैं, वो बहुत ही सही फैसला है उनका, और इस फैसले में मैं उनके बिल्कुल साथ में हूँ। ठीक है,
यहीं पे बात रोकता हूं, अपने आपको रिपीट कर रही है, लेकिन मौलाना साजिद रशीदी जी, बहुमत के लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हैं, साजिद रशीदी क्यों खिलाफ है? आपकी खिलाफत तो मुझे समझ आती है, पर ये दो वकीलों को क्या हो गया? ये क्यों देवबंदी कट्टरपंथी बनते जा रहे हैं? देखिए दीपक चौरसिया, एक बात मैं आपसे पहले कह दूं, अगर आपका एजेंडा सिर्फ और सिर्फ इस्लाम को बदनाम करना है, सर मैंने फ्रांस आज में आप उसका तय कर आदमी लीजिए, का आज के बाद गर्दन फिर रेत मैं के आपकी नहीं डिबेट मारा में नहीं था। बैठूंगा। ये विषय डिस्कशन सुन में लीजिए, मैं नहीं लाया पहले था। सुन लीजिए, भोपाल पहले- में रैली मैंने नहीं निकाली पहले थी। सुन लीजिए, इमैनुअल भाई साहब, मैक्रो पहले- को मुंबई भाई में साहब, मेरी जूतों से बात- मैंने नहीं कुचला था। आप अलीगढ़ मेरी बात मुस्लिम सुनेंगे? यूनिवर्सिटी में अगर देश के नहीं खिलाफ सुनेंगे, नारे मैं- मैंने नहीं लगाए थे। अगर नहीं फ्रांस सुनेंगे के तो मैं मसले फिर उठ पर जाऊंगा। आप बोल रहे हैं मैं कर रहा हूं, आप मुझे मौका दे रहे हैं तो मैं कर रहा हूं। आप- इसका जवाब ये है मौलाना साजिद रशीदी, आप मुस्लिम अपने पैनलिस्ट आप को को बोलने सुधार क्यों लो, नहीं देते? इतना ठीक आप कर लो मुस्लिम- कि आप पर कोई सवाल ना उठा पाए। आप मुस्लिम फिर आप ध्यान पैनलिस्ट देना, को इसको हिंदी में बोलते हैं पर उपदेश आप कुशल मुस्लिम बहुतेरे। पैनलिस्ट को आप अपने बोलने आप क्यों को नहीं देते? सुधारेंगे मुझे नहीं, बताइए ना, और कम फिर से कम बोलेंगे 2 सवाल मिनट तो के चुपचाप उत्तर सुन लिया कीजिए। अरे 2 मिनट तो चुप होकर सुनिए। सर मैं यही तो कह रहा हूं आपको, 2 ये मिनट विषय तो चुप मैंने होकर नहीं सुना पैदा कीजिए मुस्लिम किया। पैनलिस्ट को भी। फ्रांस में जाके अगर हम गलती टीचर बोल का रहे गला हैं, मैंने नहीं कोई बात काटा। नहीं, सुनिए। मैंने काटा होता तो आप मुझ पर आरोप लगाते हैं। आप लोग बात नहीं करते ना, तर्क नहीं देते, क्योंकि वो आपके पास है नहीं, इसलिए कभी आप क्या गोडसे में मेरा चले जवाब जाते हैं, सुनोगे? कभी अब मेरा सावरकर जवाब पे चले सुनोगे? जाते हैं, कभी या आपकी गौहत्या कैसेट पे चले जारी जाते रहेगी? हैं, कभी तबरेज पे चले जाते हैं। मेरा जवाब सुनोगे आपके या पास कोई आपकी कैसेट जवाब है लग कि गई? गला क्यों काटा? और इस्लाम अगर शांति का मजहब है तो गला काटने से खून की जगह शांति निकली क्या? जवाब दीजिए आप। मेरा जवाब सुनोगे? अब 2 मिनट चुप रहिएगा, फिर डिबेट में मुझे मत बुलाइएगा, कोई बात नहीं। देखिए 2 चीजें हैं, एक है इस्लाम, एक है मुसलमान। मुसलमान का अमल गलत हो सकता है, हमने कहा कि गला काटना गलत है, हमने कड़ी निंदा की उसकी। और दारुल देवबंद ने भी अपने बयानिया में, अगर आपने पढ़ा हो, लिखा है कि इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। मैं भी कहता हूं आपके चैनल पे, इस्लाम किसी के गला काटने की इजाजत नहीं देता। लेकिन दारुल ने जो लेटर लिखा है वो प्रधानमंत्री जी को इसलिए लिखा है कि प्रधानमंत्री जी आप आतंकवाद के साथ, फ्रांस के साथ हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको एक वक्तव्य और जोड़ देना चाहिए था कि मोहम्मद साहब की तौहीन भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, क्योंकि ये मुसलमानों के पैगंबर हैं और मुसलमान हिंदुस्तान में बड़ी सुख और शांति के साथ रहता है, अपने प्रधानमंत्री को प्यार करता है। अच्छा, हम प्रधानमंत्री के मुखालिफ नहीं है, भर ये हमारा अधिकार है कि हम प्रधानमंत्री से कहें कि हमारी बात फ्रांस तक पहुंचाए। कि मौलाना साजिद रशीदी ने इतना बड़ा झूठ मत बोलिए कि आप प्यार करते हैं बीजेपी वालों को, ये मत बोलिए प्यार करते हैं आप। अरे भाई प्यार, इतना बेइंतहा प्यार। अच्छा, आपके कहने से कहां से आ गया नाथूराम गोडसे के वंशजों से प्यार कैसे हो गया मौलाना? अरे सुनिए, ये कह रहे हैं बेइंतहा प्यार करते हैं प्रधानमंत्री जी से, ये बेइंतहा प्यार। 90 मिनट में 60 मिनट गालियां देने में निजर जाता है इनका रोज। बेइंतहा प्यार करते हैं और इस्लाम बड़ा शांति का मजहब है। हम गला काटने की निंदा करते हैं, पर दुनिया भर में प्रदर्शन गला काटने वालों के समर्थन में करेंगे, क्योंकि मारने वाला इस्लाम से है। सर झूठ भी बोला करिए तो सफाई के साथ करिए। अमीश देखिए, रशीदी साहब मेरा फोटो है उनके साथ में, सर मैं मिला हूं उनसे जाकर। बेइंतहा प्यार करते हैं। अगर किसी आदमी को इस पर एतराज है तो होता रहे, प्यार है। लेकिन हम फ्रांस तक बात पहुंचाएंगे। वाह 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 वाह। आपके आज मैं पूरे 50 ऐसे स्टेटमेंट निकालूंगा जिसमें आपने भर भर के उनको गाली दी, लगेंगी आपको, भर भर के गाली दिए। सुबह खान आपको मिर्चियां लगेंगी। मैंने कह दिया कि प्रधानमंत्री से प्यार है तो आपको मिर्चियां लगेंगी। रशीदी साहब सुन तो लीजिए, आपकी बात नहीं बोली मैंने। आप चाहते थे कि मैं प्रधानमंत्री को गालियां दूं बैठकर, आप ये चाहते थे, मैंने नहीं कहा। तो आप तारीख फतेह को भी मिर्ची लगेगी। कैसे हो पाएगा? ठीक है, आप सुबह खान जवाब दे रही है, मैंने आपको 3 मिनट दे दिए, आपको 3 मिनट दे दिया मौलाना जी। मौलाना जी हर बार आप एक बात बोलते हैं, नई बात और एक्सपोज होते हैं। आपको 3 मिनट दे दिए, सुबह बोलेंगे आप। जी जी दीपक जी, रशीदी साहब ने भी आपके चैनल पे ये बोला कि आप मुसलमान पैनलिस्ट को बोलने नहीं देते। चुप कर जाना। अरे छोड़िए, चुप रहिए, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, बात सुनिए पूरी।
पहली बात तो मैं आपको मुसलमान नहीं मानती। मुसलमान का मतलब होता है मुसल्लम ईमान हो जिसका, जिसको अपना धर्म अपना कर्तव्य पालन करना। आपके मानने से क्या होता है कि मैं मुसलमान हूं या नहीं हूं? ये फर्ज था कि आप आपके मानने से क्या होता है? आप कौन है भाई? क्योंकि नहीं, आप कौन है कहने वाली कि मुसलमान नहीं? आप कौन है? सोसाइटी है उसको आपको तो खुद हम मुसलमान नहीं मानते कर रहा है। अगर आप सच्चे मुसलमान होते तो आप सबसे पहले आपको तो खुद हम मुसलमान नहीं मानते। आप तो हरामकारी कर रही हैं, जिनाकारी कर रही हैं। नाम हो रहा है। आप तो इस्लामिक रूप से जिनाकारी कर रही हैं शादी करके, जो इस्लाम में जायज नहीं है। खिलाफ खड़े होते हैं। इस्लाम में हरामकारी कर रही है जो जायज नहीं है। मौलाना साजिद रशीदी, आप व्यक्तिगत नहीं होंगे किसी के लिए, माफ कीजिए ना, आपको टोकूंगा। शादी करके आप हराम गलत शब्दों का इस्तेमाल किया इन्होंने। ये गलत आदमी है। शादी कोई नहीं मानता। आप तो खुद हरामकारी कर रही हैं। हरामखोरी करें क्या? हिंदुस्तान का कानून आपको इजाजत दे सकता है? तुम्हारी बहन है कोई? मौलाना साजिद रशीदी, ये आपका ना रियल फेस को दर्शाता है। आप क्या सोचते हैं महिलाओं के बारे में? अभी देवबंद के फतवे दिखाऊंगा मैं आपको। ये आपको अरे जाओ कि 4-5 बीवियां लेके निकलो यहाँ से। क्या पंखे लगाने बिठा दिया? अरे भाई निकलो यहाँ से। अपनी बेटियों के बारे में बात करते हो। इस्लाम में तारिक फतेह साहब, अगर कोई मर्द है तो 4 शादियां जायज हैं। तारिक फतेह साहब, अगर कोई मर्द है तो 4 शादियां जायज हैं, नामर्द के लिए नहीं है। तो उन औरतों आप जैसे नामर्द के लिए नहीं है। पकड़ के लेके जाते हैं। आप तो एक नहीं रख सकते। इंसान इतने बदसूरत आप जैसे नामर्द के लिए नहीं है 4। अरे छोड़िए, आप जैसे नामर्द के लिए नहीं है। आप जैसे भगोड़े के लिए नहीं है। आपने तो एक भी नहीं रखी। मैं 1 मिनट के लिए मौलाना साजिद रशीदी, अब आप बिलो द बेल्ट बातें कर रहे हैं। मौलाना साजिद रशीदी, आप बिलो द बेल्ट बातें कर रहे हैं। मैं आपकी आवाज को डाउन करता हूँ और अपने दर्शक के पास चलता हूँ। आपको सबसे पहले सुबह से माफी मांगनी होगी। आप जब तक माफी नहीं मांगेंगे आपसे कोई सवाल नहीं। मैं सीधे एक दर्शक के पास चलता हूँ, अमित पटेल गोरखपुर से। अमित बताइए, जो बहस चल रही है, क्या ये ठीक है कि वो भारत के प्रधानमंत्री को ये लोग ये कहें कि आप फ्रांस का समर्थन ना करें? ये भी उसमें लिखें कि हम विरोध करते हैं क्योंकि आप पैगंबर का अपमान करते हैं। क्या फ्रांस ने ऐसा कभी कुछ किया है? और क्या फ्रांस के राष्ट्रपति ने कभी पैगंबर हजरत मोहम्मद के शान में कोई भी एक स्टेटमेंट दिया है? बताइए, ऑन रिकॉर्ड। देखिए दीपक जी मैं बहुत देर से इन लोगों की बात सुन रहा था और मैं बिल्कुल समर्थन करता हूं भारत देश के प्रधानमंत्री का कि उन्होंने जो कदम उठाया है वो संस्कृति की रक्षा के लिए वो कदम उठाया है। वो फ्रांस के साथ है, पूरा देश उनका समर्थन करता है। और मैं मौलाना जी की बात सुन रहा था और देवबंद को अगर कोई फतवा या किसी प्रकार का कोई उनको आपत्ति करनी चाहिए तो इन मौलाना के खिलाफ आपत्ति उनको दर्ज करानी चाहिए कि वो किस प्रकार से एक महिला से वो जो है गाली गलौज करके वो बात कर रहे हैं। ये पूरा देश और 20 लाख मुसलमान की अगर बात करें तो ये 20 लाख मुसलमान और 135 मिला करके ये पूरी देश जो है प्रधानमंत्री के साथ है। प्रधानमंत्री आतंकवाद के खिलाफ है, प्रधानमंत्री फ्रांस के साथ है। इसका मैं पूरा समर्थन करता हूं और आतंकवाद का कहीं इस भारत में हो या विश्व में हो, यहीं से मैं आपकी बात को विराम दूंगा क्योंकि मैं आप अपनी बात को रिपीट कर रहे हैं। मैं सीधे चलता हूं यहां पर असगर खान साहब के पास। असगर खान साहब, एक आर्गुमेंट दीजिए जो ये साबित करता हो कि देवबंद ने जो किया वो सही। फिर तारिक और गुरु प्रकाश जी है, तारिक साहब के पास, गुरु प्रकाश जी के पास और विनोद बंसल जी भी जुड़ गए हो। असगर खान जी बताइए। मैंने आपको बता दिया किन किन टेररिस्टों से आपका देवबंद के संबंध रहे। बिल्कुल सही किया जी, क्या कह रहे हैं? मैंने आपको बताया किन नाम पढ़ के सुना है, किन किन आतंकवादियों से संबंध रहे देवबंद के। अरे वो तो सब जगह बताइए ना। पिरकिया ठाकुर कौन से मदरसे से पढ़ के आई है? आपके जो दिल्ली में पूरे फसाद करा रहे हैं उन किन मदरसों से पढ़ के आए? अगर मदरसे की तालीम के बारे में अच्छा मुझे बताइए ना, कोई बात नहीं, उनके बारे में पता कर लेंगे। ताहिर हुसैन कौन से मदरसे से पढ़ के आया था? मदरसा में बताइए ना। ताहिर हुसैन जिसने गुलेल लगाई थी, जिसने तेजाब लगाया था, कौन से मदरसे से पढ़ के आया था? एहतेशाम आदमी ने अभी तक नहीं बताया कौन से मदरसे से पढ़ के आए थे। ताहिर हुसैन कौन से मदरसे से पढ़ के आया था? बताइए। पाकिस्तानियों की आवाज में आवाज मिला रहे हैं। जो आपकी आवाज में आपकी हमें हाँ मिलाते वो ठीक है, और जो आपकी बात का जवाब दे आप उसको यहाँ म्यूट कर देंगे। सही बात को आवाम तक नहीं जाने देना चाहते आप। कोई तर्क तो दीजिए ना, मुझे बताइए क्या कारण है कि देवबंद ने सही किया? एक बात, एक लॉजिक बता दीजिए, क्या कारण है देवबंद जो कह रहा है सही है? उनकी तरक्की को खत्म करना चाहते हैं। हमारे और अपने बीच क्या वजह है? हमारे और अपने बीच क्यों दीवार खड़ी कर रहे हो आप?
क्यों इस प्यार को मिटाते हो? कौन था? मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, क्यों मजहब को बीच में लाके दीवाने खड़ी कर रहे हो? कह रहा हूं, गला क्यों काटा? फ्रांस में गला क्यों काटा? खान साहब ये तो बता दीजिए। आपने सही कहा मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, तो फ्रांस में गला क्यों काटा? मौला जी, अरे सर यही तो बताइए ना, खान साहब बताइए, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, तो फ्रांस में गला क्यों काटा? बात करते हो, जवाब दीजिए ना, फ्रांस में गला क्यों काटा? आपको किसने कहा कि इस्लाम को टेररिज्म में जोड़ दो? मैं कहूंगा मैं तुम्हें जोड़ दूं टेररिज्म से? तुम क्या मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, तो फ्रांस में गला क्यों काटा? इस्लाम को क्यों ला रहे हो बीच में? क्यों कहते हो इस्लाम टेररिज्म से जुड़ा? क्यों हर जगह अगर तुम्हारा बिहेवियर ठीक होता तो दीवारें क्यों खड़ी करने की कोशिश करते हो? मुल्क की तरक्की को खराब मत करो। अरे बहुत सही कहा। पाकिस्तानी तुम चुप जाओ जरा, मेरी बात सुन लो। ठीक है, मैं सुबह असगर खान साहब कह रहे हैं कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। मैंने बोला फ्रांस में सर को कलम कर दिया, जवाब नहीं है इनके पास। इसके बाद गुरु प्रकाश जी और विनोद बंसल, जवाब नहीं है खान साहब। तकरीर के लिए नहीं आप आज डिबेट के लिए आए हैं, तकरीर के लिए नहीं आए, डिबेट के लिए आए हैं। हिंदुस्तान में कितनी गर्दन है? और एहतेशाम हाशमी जी, मदरसे का नाम बताइए। मेरा रिपोर्टर तैयार है सागर में जाने के लिए, जिस मदरसे में आप पढ़े हैं। आज आपका एक खोज होना जरूरी है। सुबह खान को बर्बादी की तरफ ले जाना चाहते हो, मत लेके जाओ बर्बादी की तरफ। नाम तो बताइए ना मदरसे का, तभी तो भेजूंगा। लोगों ने कुछ टैगलाइन नाम बताइए मदरसे का, आपको पता ही नहीं होगा नाम बताइए ना। साथ में सारे हिंदुस्तान के मदरसों का दौरा करने को तैयार हूँ। अरे मैं तो बता रहा हूँ मदरसे में पढ़ा, उसका नाम बोल रहे थे मदरसे में पढ़ा हूँ, मदरसे का नाम नहीं बता रहे। मेरा रिपोर्टर खड़ा है इनके शहर में मदरसे जाने के लिए, ये पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं नहीं बता रहे नाम। क्या बोलूं इनको? वकील है सुप्रीम कोर्ट के, क्या बोलूं? सुबह खान बताइए, मदरसे का नाम नहीं बता रहे वो। अपना वेरिफिकेशन को भेजो ना। जी जहां कुर्सियां दीपक जी देखिए, अगर कोई अनजान हो तो हम ये डिबेट्स करके उसको समझाने की कोशिश करें। ये लोग सब जानते हैं मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, गंगा जमुनी तहजीब। मैंने एक बार पहले भी बोला था कि इनकी गंगा जमुनी तहजीब का मतलब है गंगा भी मेरी, जमुना भी मेरी, तहजीब तुम्हारी। ये सोचते हैं कि हम हमेशा डिफेंसिव मोड में रहें, ये हमारा गला भी काट दें, ये हमें बिल्कुल फना कर दें, नामो निशान मिटा दें और हम इनसे सवाल भी ना पूछें। अब वक्त आ गया है दीपक जी कि अब डिफेंसिव मोड में हमें नहीं होना है। इस्लाम के नाम पे इस्लामिक स्टेट ये चलाते हैं, मोहम्मद के नाम पे जैश ए मोहम्मद ये चलाते हैं, नारा तकबीर का नारा लगा के लोगों को कत्लेआम करते हैं, गजवाए हिंद के नाम पे हमारे देश को नाश ये करते हैं, इस्लामिक स्टेट के नाम पे हमारे देश को बांटते हैं, पाकिस्तान ये बनाते हैं। ठीक है, एक मिनट खान साहब, आपको ऑडियो नहीं, जैसे ही सुबह खत्म करेंगे मैं आपके पास आ रहा हूं। डिफेंसिव मोड में चाहते हैं कि हम रहें, अब नहीं, मैंने ऐसे घटिया लोग जिंदगी में नहीं देखे। दीपक जी, नो मोर डिफेंसिव मोड, नो मोर सफाई। ठीक है खान साहब, अब तारिक फतेह साहब को सुन लीजिए। तारिक फतेह साहब फिर गुरु प्रकाश जी। नो मोर सफाई, मैंने इनका मुंह बंद कराएं सर, तुम्हारे बारे में सिर्फ तारिक फतेह साहब की आवाज, इनका मुंह बंद करें सर प्लीज। मदरसे का नाम तय कर लीजिए अपना, कोई फर्जी नाम बताइए क्योंकि निकलेगा नहीं, मुझे पता है। सागर में पढ़े हैं आप, बताइए मदरसा। इंतजार कर रहा है मेरा रिपोर्टर आपके मदरसे में आपकी पुरानी पिक्चर्स लेने का। सर बताइए तारिक फतेह साहब। देखिए, मैं एक सेकंड, मैंने जिंदगी में इतने घटिया लोग नहीं देखे जो एक औरत के सामने बैठे हुए कह रहे हैं कि तुमने जिना किया है, जिसका उन सबको पता है, आंख मिचौली करते हैं कि उसकी सजाए मौत है पथराव के साथ। ये दो वकील और एक मौलवी साथ पर के गुदगुदी करके हंस रहे हैं कि देखो बेइज्जती कर दी औरत की, हा बेइज्जती कर दी। सबूही के सामने कह रहे हैं कि ये जानी है। Do you know what that means? आवाज बंद करोगे ना? बेगैरत लोग, ये घटिया। किसी का ऑडियो नहीं, सिर्फ तारिक फतेह जी का ऑडियो। ये बीच में ही बोलेंगे, काम की बात कोई नहीं बोलेंगे। बदतमीजी बात करते हो, बेटियां पैदा करके दूसरी की बेटी को गाली देते हो। किस किस्म के मर्द हो तुम लोग? बात करते हो, उस बच्ची को कह दिया कि तुम जानी हो, कुछ शर्म नहीं है। और ये सड़क पे निकल जाएंगे, अपने पंक्चर की दुकानों पे इनकी जो औकात है वहीं रखो। ये वकील है जिनके सामने एक बच्ची को गाली दे दी और वो हंस रहे हैं। कैन यू इमेजिन दिस? क्या डरपोकी है आप लोगों को हिंदुस्तान में? निकल के करें, मेरी बेटी के बारे में बात करें जरा, ये मेरी माँ का, ये मैं किसी दूसरी लड़की का भी करे। मैं 2 बेटियों का बाप हूं, या मेरे सामने सबूही को गाली दे दी।
चाहे कोई भी होता, नहीं, नॉट अलाउड। ये कैसी सकाफत आपने हिंदुस्तान में बनाई है कि मुसलमान दादा की पंक्चर वाले आके एक मुसलमान लड़की को कहते हैं कि शी इज करप्ट एंड दैट शी इज स्लीपिंग अराउंड, दैट शी इज जानी। आपको शायद हिंदी में इसका मतलब नहीं पता होगा, बट व्हाट दे आर सेइंग इज कि लड़की तू जाके मुख्तलिफ मर्दों के साथ सोती है। दिस इज व्हाट दे सेड। शेम शेम। सॉरी, मैं माफी मांगता हूं अगर इन शब्दों का इस्तेमाल हुआ है सुबह मेरे फोरम पे हुआ है, मैं माफी मांगता हूं। मौलाना साजिद रशीदी, थोड़ी भी गैरत अगर आप में है, अगर थोड़ा भी इस्लाम को आप मानते हैं तो सुबह से माफी मांग लीजिए, अनकंडीशनल। सुनिए जवाब, सुनिए जवाब। पहले माफी मांगिए फिर जवाब, शादी को नहीं वरना मैं बहस को आगे ले जाऊंगा। मैं कह रहा हूं ये इस्लाम है, इस्लाम ऐसी शादी को नहीं मानता। इस शैतान को क्या पता? आपने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया उसके लिए माफी मांगिए मौलाना, जिन शब्दों का इस्तेमाल किया उनके लिए माफी मांगिए। दीपक चौरसिया, मदरसों में बच्चों के साथ क्या करते हो? शैतान है, इस शैतान को क्या मदरसों में क्या करते हो? अब ये जो है दूसरों के कार्ड खेल रहा है, क्या है इसके पास बोलने के लिए कुछ है नहीं, मुसलमान बोलने के लिए कुछ है ना करते हो। ठीक है तारिक साहब, एक सवाल पूछना चाहती है, हालांकि मैं नहीं चाहता मौलाना साजिद रशीदी का कमेंट ले कितने घटिया शब्दों का इस्तेमाल किया। ये आपकी घटिया मानसिकता की दर्शाता है, ये आपकी टोपी की घटिया मानसिकता को दर्शाता है, ये आपकी दाढ़ी की घटिया मानसिकता को दर्शाता है, जिसको आप अपना धर्म का प्रतीक मानते हैं। इन शब्दों का इस्तेमाल करते एक महिला के लिए। डाउन करिए इनका ऑडियो। सुबह बोलिए आप। ऐसे बदसूरत आदमी। दीपक जी सिर्फ एक सवाल जी, दीपक जी रशीदी साहब से सिर्फ आज का मेरा पूरी डिबेट का सिर्फ एक सवाल, अगर इनका इस्लाम मेरी शादी को जायज नहीं मानता क्योंकि मैंने गैर मुस्लिम से शादी करी है, तो फिर एक मुसलमान लड़के की शादी हिंदू लड़की से जायज कैसे मानता है? ये तर्क के साथ आज ये नेशनल टीवी पर जवाब देंगे। ये सवाल इनसे पूछ लीजिए, आज आप जवाब दीजिए मौलाना जी, मैं तो आपको बोलने का मौका नहीं देता। सुबह खुद सवाल पूछ रही है। ना हम मुसलमान लड़के की शादी हिंदू लड़की से मानते हैं, ना हिंदू लड़की की शादी मुसलमान लड़के से मानते हैं। इस्लाम नहीं मानता। अगर कोई करता है तो जिना करता है पूरी जिंदगी। मैं डंके की चोट बोलता हूं, ये इस्लाम है, आप इसको नकार नहीं सकते। मैंने गलत नहीं कहा आपके लिए, ये इस्लाम है। तो जितने जो मुसलमान हिंदू लड़की से शादी करेगा वो जिना करेगा पूरी जिंदगी, हिंदू लड़कियों को पूरी जिंदगी जिना करेगा और जिना का गुनाह उसको मिलेगा। तो आपने कभी मैं डंके की चोट बोलता हूँ, उनको तो आपने इस्लाम कभी यही है। नहीं बोला, आपने अब जिहाद पे आ गए, नहीं बोला। अब जिहाद पे आ गए आप। बोल के क्या अगर कोई आदमी इस्लाम के बताए हुए तरीके से हटकर जिहाद करता है, हम उसको भी गलत मानते हैं। अगर कोई आदमी जिहाद के नाम पे आतंकवाद करता है, उसको भी गलत मानते हैं। कि उन्होंने मुझे हम पाकिस्तानी आतंकवाद को जिहाद नहीं मानते, हम ISIS के जिहाद को आतंकवाद मानते हैं। कि मैं उस सजा की हकदार हूं, हम पाकिस्तान के जिहाद को जिहाद नहीं निर्धारित करी है इन्होंने। हम पाकिस्तान के जिहाद को जिहाद नहीं मानते। हम अबू बकर बगदादी के जिहाद को जिहाद नहीं मानते। दीपक जी, हम पाकिस्तान के जिहाद को जिहाद नहीं मानते। अबू बकर बगदादी के जिहाद को जिहाद नहीं मानते। इन्होंने ये मैसेज दिया है कि इस्लाम के हिसाब से मुझे तो मार देना चाहिए क्योंकि मैं जानी हूं। मैं डंके की चोट बोलूंगा। ठीक है, एक मिनट मैं माफ करना, मैं माफी चाहता हूँ, मैं इसका मतलब नहीं जानता था। तारिक साहब ने समझाया, मैं इसके लिए आपसे माफी मांगता हूँ क्योंकि मेरे फोरम पे हुआ है। मैं एक महिला का अपमान नहीं दे सकता। विनोद बंसल जी आइए आप। विनोद बंसल जी क्या कहेंगे इस कमेंट पर? इस्लाम में क्या सजा है? मैं पाकिस्तान के आतंकवाद को जिहाद नहीं मानता। मेरे को कोई शब्द नहीं मिल रहे कि ऐसी घटिया सोच के व्यक्ति के बारे में कुछ नेशनल टीवी चैनल पर कोई शब्द बोल सकूं मैं। आज इन्होंने अपनी मानसिकता, अपने धर्म का रिप्रेजेंटेशन करके ये साबित कर दिया कि वास्तव में इन्होंने जो कुछ पढ़ा है वही आज टीवी चैनल पर बोल रहा है। आज देखिए जिस तरह की दुष्ट मानसिकता का परिचय इन्होंने दिया है, एक मौलाना होकर के मुल्ले का शासन इन्होंने साबित कर दिया कि हाँ यही इस्लाम है। ये इस्लाम का यही अर्थ निकालते हैं कि आप बार बार निंदा करते रहो कि इस्लाम में जायज नहीं है, ये इस्लाम में जायज नहीं है, इस्लाम में जायज नहीं है, और काम वही करते रहो जो इस्लाम में नाजायज है, नाजायज है, नाजायज है। और जब तर्क की बात आती है तो कुतर्क करते हैं। ठीक है। जब इनकी तर्क शक्ति मर जाती है तो नीच भाषा को उतराते हैं। अब मैं मूल पर आ रहा हूँ। देखिए बात ये जब फ्रांस के बारे में जो दारुल विनोद जी, मुझे एक ब्रेक के लिए रुकना है। फ्रांस में फिर से बोलूंगा, बहस भटक गई थी, आपसे ही शुरू करूंगा। एक ब्रेक के लिए रुकना है, ब्रेक के बाद आ रहा हूं। मैं एहतेसाम हाशमी जी से फिर से रिक्वेस्ट करता हूं कि एहतेसाम हाशमी जी अपने मदरसे का नाम बता दीजिए, मेरा रिपोर्टर जाएगा वहां पर। किस मदरसे में आप पढ़े हैं, कहां तक तालीम ली है,
और मदरसे से आप कौन से कॉलेज में गए, कौन से स्कूल में गए, ये भी लिख के दीजिएगा। ब्रेक के बाद आ रहा हूं।